नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। जेपीएससी और बीपीएससी बैच में हम लोग इंडियन पॉलिटी में भाग 3 डिस्कशन कर रहे हैं, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स आज हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। टोटल लेक्चर हमने 7 लिए हैं, यानी कि अप्रॉक्स 7 घंटे, इससे प्लस ही हो जाएगा आपका क्लास, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप कहीं से भी पढ़िए, फिर इसके बाद यानी कि पूरा 7 घंटे का लेक्चर देखने के बाद किसी बुक को उठा लीजिए, कोई भी अच्छे बुक्स का स्टैंडर्ड बुक, अगर आप लूसेंट उठा रहे हैं या किरण पब्लिकेशन का कोई बुक्स उठा रहे हैं या कोई भी लोकल मार्केट में कोई भी बुक पब्लिकेशन की चीज़ें उठा रहे हैं, तो भाई वो सारी बुक मत उठाइएगा। ठीक है, क्योंकि फिर वो बुक आपको क्या है ना कि जिस स्टैंडर्ड में मैंने आपको पढ़ाया है वो स्टैंडर्ड बहुत ही कम है वहाँ पे। आप अच्छे स्टैंडर्ड के बुक उठाइए, जैसे कि यूपीएससी स्टैंडर्ड पे जो बुक्स पब्लिश किए जाते हैं, ठीक। या आप पीवाई क्यों लगाइए, पीवाई क्यों कौन से, रेलवे एसएससी के नहीं, आपको पीवाई क्यों लगाने हैं, पीसीएस के, यूपीएससी के, और आप स्पेशली असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर लगाइएगा। उसके अलावा आपका सीडीएस है, एनडीए है, इन सारे का क्वेश्चन पेपर को आपको एनालिसिस करना है, पीवाई क्यू को सॉल्व करना है, और फिर देखना है आपको जवाब तब मिल रहा होगा कि आपका 7 घंटे का समय देना वर्थ इट रहा कि नहीं रहा। दूसरी बात, ये सातों के सातों लेक्चर आपको देखने होंगे, समझने होंगे, क्योंकि मैंने रटवाया कुछ भी नहीं है। और ये आपको कंटेंट, क्योंकि ये कंटेंट में काफ़ी मेहनत है भाई, ठीक है ना, चीज़ें ऐसे ही आपको नहीं दी गई है, इसमें काफ़ी मेहनत लगी। आप देख सकते हैं एक एक चीज़ को बड़े ही सिस्टमेटिक वे में रखा गया है, और तब जाकर के आपके लिए ये कंटेंट रेडी हुआ, ताकि आपको पढ़ने में भी बड़े ही सहूलियत हो, समय आपको कम लगे और चीज़ें लिखने की आवश्यकताएं ना पड़े। तो बिना विलंब किए हुए इतनी बातें मुझे बतानी जरूरी है, क्योंकि आप अगर यहाँ से अगर चीज़ों को अगर अच्छे तरीके से अगर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए हैं और अगर आपके सवाल नहीं बन रहे भाई, तो इसकी जिम्मेवारी मेरी होती है, इसीलिए। लेकिन हाँ, तब जब आपने ये सातों लेक्चर देख लिए हैं, नोट्स को पढ़ लिए हैं, उसके बाद अब एक बात को ये भी रखिए कि अगर आप 100 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स के बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा माइंड सेटअप में मत जाइएगा कि 100 के 100 आप सही कर लीजिएगा, नहीं हो पाएगा भाई। आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, वो 100 क्वेश्चन सही नहीं होंगे। हाँ, इसमें 85% यानी 85-90 सवाल आपके सही होंगे, रेस्ट 10 से 15 सवाल जो बचेगा उसको आपको अपने से वैल्यू एडिशन, यही होता है, आपको वैल्यू एडिशन करने का काम करना पड़ेगा। और उसका सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन पढ़िए, बुक्स को, अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स जो पढ़े वहां से आपको आंसर मिला उसको आप एडिशन करिए, तब जाके ये कंटेंट। और मैंने तो यहाँ बहुत डिटेल जाके समझाया है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है आपके लिए, ठीक है ना। खैर, जो क्लास किए हैं उनको ही समझ में आ रहा होगा, और अभी तक आपने नहीं किया है, हर क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा, क्योंकि मैंने हर क्लास में उतना ही आपने कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर रख करके, एनर्जेटिक रख करके दिया है, डिलीवर किया है। तो चलिए भाई, अब हम लोग आगे चलते हैं। कल हमने जहाँ तक चीज़ों को समझा था, तो हम लोग कल क्या देख रहे थे, रिट के बारे में देख रहे थे, है ना। रिट में मैंने आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में समझा दिया था, हैबियस कॉर्पस के बारे में समझा दिया था, और मैंडेमन्स यानी कि परमादेश के बारे में समझा दिया। आज हम लोगों को कवर करना है और पूरा फंडामेंटल राइट्स खत्म भी करेंगे, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, ये हम लोग का कौन सा मूल अधिकार चल रहा था, आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अंतिम जो 7वां फंडामेंटल राइट्स है, संख्या में 7वां है, और कुल मिलाकर के फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, 6 है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले प्रतिषेध के बारे में। चलिए आइए, तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके चीज़ों को पहले समझेंगे। देखिए, प्रतिषेध को समझना है तो आपको मैंने क्या समझाया, चलिए पहले लिख दूं मैं आपको, क्या हम लोग पढ़ने वाले, प्रतिषेध। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, परमादेश, है ना। पहले आप एक बात बतलाइए, परमादेश यानी कि मैंडेमस के बारे में आपको क्या बताया था, आपको कितनी चीजें याद है, पहले ये बताइए। परमादेश मतलब क्या होता है, पहले याद करिए भाई। परमादेश का मतलब मैंने क्या बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो परमादेश रिट जो जारी करती है, किसके खिलाफ जारी करती है या कब जारी करती है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी सार्वजनिक पद पर, ठीक है ना, कोई भी सार्वजनिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई संस्था हो सकती है ना, और उसने अपने कार्यों को या फिर सरकार के द्वारा जो दिया गया जो दायित्व है उन्होंने अपने दायित्व को या फिर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है, तो उस केस में क्या किया जाता था, आपका परमादेश रिट जारी की जाती थी। यानी कि
अगर यहाँ पे सिंपल भाषा में कहा जाए तो परमादेश कब जारी हो रही थी, जब सार्वजनिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति या संस्था अपना कार्य नहीं कर रहा था, ठीक है ना, अपना कार्य नहीं कर रहा था, यानी कि सरकार ने उनको जो दायित्व दिए थे, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था सरकारी शिक्षक की, उनकी दायित्व है अगर स्कूल की टाइमिंग 9 से 5 है, 9 से 3 है, तो उस समय में टाइमली 9 बजे आ जाना है और शिक्षकों को हर विषयवार जो भी सूचीबद्ध आपको जो भी पेपर आपको दिया गया पढ़ाने को, वो आपको उसकी शिक्षा देनी है। लेकिन उसी एग्जाम्पल मैंने समझाया कि शिक्षक आ रहे हैं 11 बजे, 2 घंटे फोन में बिजी, फिर 1 घंटे लंच करके छुट्टी मना रहे हैं, तो उन्होंने सरकार के द्वारा जो दिए गए थे दायित्व या कर्तव्य उनका निर्वहन नहीं किया था, यानी उन्होंने अपने कार्य को निर्वहन नहीं किया था, यानी जो कार्य सरकार ने दिए थे, तो इसके लिए क्या किया गया था, परमादेश जारी किया गया था। लेकिन प्रतिषेध कब जारी की जाएगी, यहां पर काम तो कर रहे जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे काम कर रहे होंगे, इनको क्या किया जाएगा, ये काम कर रहे होंगे, इनको प्रतिषेध जारी करके काम करने से रोका जाएगा, यानी इनको रोकने के लिए, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम को रोक देना है आपको, ठीक है, काम को रोकना है प्रतिषेध जारी करके। मतलब नहीं समझे, कोई बात नहीं। देखिए परमादेश क्यों जारी किया जा रहा था, ताकि सार्वजनिक सरकारी पद या जो भी सरकारी विभाग है, संस्था है, आप अपने कार्य को करिए, आपकी जो जिम्मेवारी है, आपकी जो दायित्व है, आपकी जो कर्तव्य है करिए, इसलिए परमादेश जारी की जाती थी। लेकिन प्रतिषेध जो जारी की जा रही है, यानी कि प्रोहिबिशन, इसीलिए जारी की जाती है, यानी इसका मतलब क्या है समझ में आ रहा, प्रतिषेध का मतलब अर्थ क्या होता है, मना करना, ठीक है, यानी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध रिट जारी करके क्या कर रही है, मना कर रही है आपको, क्या कर रही है, आपको मना कर रही है, काम करने से आपको रोक रही है। यहाँ आपको काम कराया जा रहा था, आप काम नहीं कर रहे थे, इसलिए परमादेश जारी कर रहे थे, और यहाँ आपको काम करने से रोका जा रहा है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, तब और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे कोई एक डॉक्टर है, मान के चलिए कोई आई स्पेशलिस्ट है, ठीक है, अब इस आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास कोई मरीज गए हैं जिसे बीमारी है, अपने स्टमक को लेकर के, अपने पेट से रिलेटेड कोई भी इनकी परेशानी थी, तो आई स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है इस मरीज को पेट से रिलेटेड भाई इसकी बीमारी है, तो अब इनको तो इस क्या है भाई, ये तो आई स्पेशलिस्ट है, तो इनको क्या ही जानकारी रहेगी। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने इनको सजेशन क्या दिया है, कि इन्होंने इनको सजेशन दिया है कि आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए आपकी किडनी निकलवानी होगी, ठीक है, क्या करनी है भाई, किडनी निकलवानी है। अब एक बात बतलाइए, ये जो इन्होंने आदेश दिया है किडनी निकलवाने की, क्या इनका ये अधिकार क्षेत्र था, यानी कि इस ये जो भी अधिकार दिए हैं या जो भी इन्होंने डिसीजन दिया है मरीज को, क्या ये डिसीजन वाकई सही था, क्या इन्होंने जो भी कार्य किए अपने अधिकार क्षेत्र में आके कार्य किए, क्या किए नहीं। हाँ, अगर कोई मरीज आए होते हैं अपने आई से रिलेटेड कोई इश्यू को लेकर के, तब जाकर के इन्होंने कोई अपना चीज़ें बताए होती थी कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है, आई से रिलेटेड आपको कुछ डाइट में कुछ चीज़ें आपको फॉलो अप करनी है, तो भाई वो आपके अधिकार क्षेत्र में था इस आई स्पेशलिस्ट को। लेकिन आई आप चेकअप किसका कर रहे हैं, कोई पेट से रिलेटेड कोई मरीज आए हैं जो आपके अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं, तो अब इससे होगा क्या, अगर इसकी किडनी निकालवा दी गई, अगर इस डॉक्टर की बात मान करके, तो हो सकता है इस व्यक्ति की क्या हो सकती है भाई, मृत्यु भी हो सकती है कि नहीं भाई, पहले ये बताइए, इन्होंने जो सुझाव दिया है ये आई स्पेशलिस्ट ने, उसके कारण इस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। अब एक बात बतलाइए, आपको आर्टिकल 21 में क्या पढ़ाया गया था, अपने जीवन की, यानी कि जीने की स्वतंत्रता, या अपने जीवन को, या अपने जो आपकी जो जान है उसकी जान को रक्षा करने की आपको स्वतंत्रता थी। लेकिन आप इसके सुझाव के कारण आपकी किडनी निकलवा देगा और आपकी क्या हो जा सकती है, उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, यानी आपकी मूल अधिकार का यहाँ हनन हो रहा है कि नहीं भाई। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई भी पीड़ित, यानी ऐसा कोई पीड़ित व्यक्ति है, आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं कि इस प्रकार से कोई स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट, उन्होंने ये सजेशन दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से डॉक्टर साहब को कहा जाएगा कि हे डॉक्टर साहब, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ठीक है, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए आप क्या करें, रुक जाओ, ठीक है, इसलिए आप क्या करो, रुक जाओ, आप रुक जाओ, यानी आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आप अभी आप काम को रोक दें, यह काम आप ना करें। तो समझ में आया मैंने जो बोला, यानी यहाँ पे आपका जो प्रतिषेध है ये कब जारी की जा रही है और किसके खिलाफ जारी की जाएगी वो अभी मैं बताऊंगा, और किसके खिलाफ जारी नहीं की जाती। तो पहले ये समझ में आया कि प्रतिषेध कब जारी की जाती है। प्रतिषेध तब जारी की जाती है जब कोई भी कार्य, ठीक है, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है,
या वो आपका जिम्मेवारी नहीं है, आपका पढ़ाने का आपका जो तरीका है फिजिक्स में बहुत अच्छा है, आप फिजिक्स स्पेशलिस्ट है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जाके हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो आपके अधिकार क्षेत्र में था? नहीं। तो अब इस केस में आपको रोका जाएगा केमिस्ट्री पढ़ाने में, हिस्ट्री पढ़ाने में, ज्योग्राफी पढ़ाने में। आपको बोला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हे मास्टर साहब, आप फिजिक्स स्पेशलिस्ट है, आप फिजिक्स पढ़ाइए, आप ये केमिस्ट्री हिस्ट्री को रोक दीजिए, यानी आपको काम करने से रोका गया। क्लियर हुआ? यहां तक चीजें समझ में आई? पहले ये बताइएगा। अब समझ लिए कि अब ये जो प्रतिषेध है किसके खिलाफ जारी की जाती है, पहले अब इसको समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिषेध समझ में आया कि कोई भी कार्य, किसी भी व्यक्ति या कोई भी संस्था, ठीक है, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम कर रहा होता है तो उसके कार्य को रोकने के लिए प्रतिषेध जारी की जाती है। क्लियर हुआ है कि नहीं, ये बताइएगा। बिल्कुल। अब ये प्रतिषेध जो है आपका किसके खिलाफ जारी होती है और किसके खिलाफ जारी नहीं होती, उसको समझिएगा। तो ये जो आपका प्रतिषेध जो रिट है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये प्रतिषेध जो रिट है केवल और केवल, ठीक है, केवल और केवल न्यायपालिका, ठीक है ना, न्यायपालिका के खिलाफ जारी होती है। न्यायपालिका के खिलाफ क्या होती है? जारी की जाती है। न्यायपालिका के खिलाफ जारी होती है। क्या इसका मतलब है? समझिएगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी संस्था, ठीक है, अगर ये व्यक्ति या फिर कोई ये संस्था है जिसने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम किया, लेकिन ये व्यक्ति और ये संस्था किस प्रकृति की होनी चाहिए, या इनका कार्य या इसका विभाग कैसा होना चाहिए, इनका विभाग या तो न्यायपालिका से जुड़ा होना चाहिए, या न्यायिक प्रकृति की होनी चाहिए, या अर्ध न्यायिक प्रकृति की होनी चाहिए। समझ में आया? जैसे कि कोई हाई कोर्ट हो गया, या हाई कोर्ट के अधीन आने वाले जितने कोर्ट है, सिविल कोर्ट हो गए, उसके बाद क्रिमिनल कोर्ट हो गए, ये सारे संस्था जो हो गए, ठीक है, ये सारे संस्था के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आपका प्रतिषेध रिट जारी कर सकती है। तो आपसे सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि वो एकमात्र रिट जिसकी प्रकृति केवल न्यायिक प्रकृति की है, तो वो न्यायिक प्रकृति की कौन सी रिट है भाई? प्रतिषेध। यानी कि प्रतिषेध किसके खिलाफ केवल जारी की जाती है? न्यायपालिका के खिलाफ जारी होती है। या वो व्यक्ति या संस्था कैसा होना चाहिए? न्यायिक प्रकृति की होनी चाहिए या अर्ध न्यायिक प्रकृति की होनी चाहिए। ठीक है। अब किसके खिलाफ आपका प्रतिषेध जारी नहीं किया जा सकता है, तो अब इसको भी समझ लीजिए, किसके खिलाफ आपका प्रतिषेध जारी नहीं किया जाएगा। तो अगर कोई विधायिका है, ठीक है, विधायिका मतलब आपका लेजिस्लेचर हो गया, प्रशासनिक विभाग से जुड़े कोई भी व्यक्ति हो गए या संस्था हो गए, या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो गए, उनके खिलाफ आपका प्रतिषेध जारी नहीं किया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आया, ये पता बताइएगा। इसका मतलब आप बताइए कि जो हाई कोर्ट है, ठीक है, और ये लोअर कोर्ट है, ठीक, तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है लोअर कोर्ट, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी है? लोअर कोर्ट की, न्यायिक प्रकृति की, न्यायपालिका के तहत ये आती है, इसीलिए। अब आइए एक बार नोट्स को पहले पढ़िए, तब और भी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। देखिए क्या लिखा गया प्रतिषेध के बारे में। हमने सबसे पहले आपको क्या बताया? डिफरेंस बताया प्रतिषेध और परमादेश के तहत। परमादेश में क्या बताया था कि कोई भी संस्था या कोई भी सार्वजनिक व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था अपने कार्यों का निर्वहन नहीं करती है, जो सरकार ने उनको दायित्व या कर्तव्य दिए, तो उसके खिलाफ परमादेश जारी की जाती है। लेकिन प्रतिषेध आपको क्या करती है? आपको काम करने से रोकती है, मना करती है। कब अगर कोई व्यक्ति या फिर संस्था, लेकिन अब ये व्यक्ति या संस्था कैसी प्रकृति की होनी चाहिए? क्या हर व्यक्ति हर संस्था के लिए प्रतिषेध जारी होगी? नहीं। अब वो व्यक्ति या संस्था कैसा होना चाहिए? या तो न्यायिक या अर्ध न्यायिक, या सिंपल शब्दों में न्यायपालिका की प्रकृति से या फिर न्यायपालिका विभाग से जुड़े होंगे वो व्यक्ति या संस्था। और वो व्यक्ति या संस्था अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई काम करती है तो उसको रोकने के लिए प्रतिषेध जारी की जाती है। क्लियर है? जैसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का मतलब क्या है? वही एग्जाम्पल आई स्पेशलिस्ट, जिनका अधिकार क्षेत्र था कि आई से रिलेटेड कोई मरीज है तो उनका ही वो क्या करेंगे भाई? ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन उन्होंने किसका ट्रीटमेंट किया? स्टमक यानी पेट से रिलेटेड कोई भी इश्यू आए उस मरीज का, तो वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। अब उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था तो उसके खिलाफ क्या किया जाएगा? प्रतिषेध जारी किया जाएगा। लेकिन देखना है क्या ये डॉक्टर न्यायिक क्षेत्र से संबंधित है तो नहीं है। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके समझाया था कि अधिकार क्षेत्र से बाहर का मतलब क्या होता है। क्लियर है? तो प्रतिषेध पहले बताइए कि भाई किसके खिलाफ जारी होगी या इसकी प्रकृति कैसी है, यही मेन क्वेश्चन आपका बनता है कि 5 रिट में, ठीक है ना, आर्टिकल 32 में जो 5 रिट है उनमें से किस रिट की, ठीक है,
किस रिट की प्रकृति न्यायिक प्रकृति की होती है, मतलब कि केवल और केवल वो रिट जो न्यायिक प्रकृति से जुड़े जो व्यक्ति या संस्था होती है उनके लिए ही जारी की जाती है। तो वो कौन सी रिट होती है भाई? प्रतिषेध होती है। क्लियर है? ठीक है। किसके लिए जारी नहीं होगी? तो विधायिका से रिलेटेड कोई व्यक्ति या संस्था हो सकता है, प्रशासनिक या निजी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के खिलाफ जारी नहीं की जाती है। देखिए यहाँ लिखा गया प्रतिषेध जो रिट है केवल और केवल न्यायपालिका के खिलाफ जारी होती है जिसकी प्रकृति न्यायिक है। हाईकोर्ट जो है लोअर कोर्ट के खिलाफ भी प्रतिषेध रिट जारी कर सकती है। बताइए ये तीसरा जो रिट है ये समझ में आया आपको कि नहीं आया? पहले ये बताइएगा। ठीक है, अब चलिए अगले रिट में आते हैं, उत्प्रेषण पे। तो यहाँ पे स्पेस ले लिया जाए, पहले उत्प्रेषण जो अगला रिट होगा हमारा उसे समझते हैं। देखिए हर एक रिट को अच्छे से समझ करके चलिए। एक बार आपको तो समझना होगा कि रिट है क्या, वो पांचों रिट के बारे में आपको समझना होगा क्योंकि एग्जाम में सवाल यहाँ से बनते हैं। तो अगला जो आपका रिट है, चौथे नंबर का जो रिट है वो रिट है आपका उत्प्रेषण। ठीक है, क्या है वो आपका? उत्प्रेषण। अब सबसे पहले दो चीज को यहाँ पे समझिए आप, ठीक है ना। उत्प्रेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्टियोरी। ठीक है, अब दो चीज को समझिए, एक हो गया आपका उत्प्रेषण और अभी आपने क्या पढ़ा भाई? प्रतिषेध। ठीक है, अब इसके ना दो चीज को समझना है आपको, इसके समानता को पहले समझिए। ठीक है, इसकी समानता को पहले समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ इनके समानता को, यानी इन दोनों के बीच में क्या समानता है, किसके किसके बीच में? उत्प्रेषण और प्रतिषेध के बीच में। तो देखिए एक बात पहले हमें बताइएगा, अच्छा इसके बीच के समानता को पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले ऐसे समझिए, कोई भी केस है, ठीक है ना, कोई भी केस, एक मिनट, कोई केस है, ठीक, केस को क्या किया है? केस का याचिका उसको उस पर दाखिला की गई है कि कहाँ पे? कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में, मान के चलते सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो अब केस पे क्या होगी? सबसे पहले सुनवाई होगी, है ना भाई। जज साहब क्या करेंगे? सारे दस्तावेज देखेंगे, दोनों तरफ के जो एडवोकेट जो वकील होंगे उनके बीच डिस्कशन चलेगी। ठीक है, यानी कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा भाई? सबसे पहला स्टेप में क्या होगा आपका? सुनवाई ही होगा। ठीक है, उस केस पे। ठीक, देन इसके बाद उस केस पे क्या होगा? फाइनल डिसीजन, यानी कि कंक्लूजन, यानी कि निर्णय पहुंचा जाएगा कि किसको सजा दिया जा रहा है, कौन गलत है कौन सही, यानी कि सेकेंड स्टेप में ये कार्य होगा कि नहीं? पहले ये बताइए। यानी कि कोई भी केस जब कोर्ट में दाखिला या याचिका दाखिला की जाती है, पीआईएल किया जाती है, कुछ भी किया जा रहा है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा भाई? उसकी सुनवाई की जाएगी, देन क्या किया जाएगा? निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि सुनवाई का मतलब क्या है भाई? कि आपके सारे दस्तावेज चेक कर रहे हैं, जज साहब देख रहे हैं, दोनों वकील के ऊपर डिस्कशन चल रहे हैं। हो सकता है कि पहले जो डेट आपको मिला है उस हियरिंग में शायद कंक्लूजन तक ना पहुंच पाए, तो अगला नेक्स्ट डेट आपको मिल सकता है। ठीक है, इस प्रकार से फिर से नेक्स्ट डेट मिल सकती है, 3-4 डेट नेक्स्ट डेट मिल सकती है। देन इसके बाद आप फाइनल कंक्लूजन के पास पहुंचते हैं या फाइनल निर्णय के पास पहुंचते हैं जज साहब। ठीक है, यही चीजें होती है। अब समझिए, ये जो आपका उत्प्रेषण है, ठीक है, जो अभी आप पढ़ने वाले हैं, तो इस उत्प्रेषण और प्रतिषेध के बीच में जो समानता है उसको मैं अभी आपको समझाना चाहता हूं, फिर उसके बीच के मैं अंतर को समझाऊंगा। तो इनके बीच में समानता क्या है? तो देखिए प्रतिषेध कब जारी किया जा रहा था? जब कोई व्यक्ति या संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम कर रही थी, है ना, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम कर रही थी, तो उसके खिलाफ क्या किया जा रहा था भाई? प्रतिषेध जारी की जा रही थी। लेकिन बस यहाँ पे एक चीज याद रखना कि वो व्यक्ति और संस्था किससे संबंधित होनी चाहिए, उनकी प्रकृति कैसे होनी चाहिए? न्यायिक प्रकृति की। सेम उसी प्रकार यानी कि उत्प्रेषण भी जो जारी की जाती है, ये भी उसी के खिलाफ जारी की जाती है जो व्यक्ति या संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम कर रही होती है। यानी इन दोनों के बीच में समानता आपको समझ में आ गया कि दोनों के दोनों रिट्स जो हैं उनके खिलाफ ही जारी की जाएंगे जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कार्य कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो अब आप बोलेंगे सर तो फिर ये उत्प्रेषण रिट को आखिर क्यों ही इंट्रोड्यूस किया गया? इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि इनके बीच में कुछ अंतर भी है। अंतर क्या है? अब इसके अंतर को समझिएगा। ठीक है, अब इसके अंतर को समझिए कि इनके बीच के अंतर क्या है। देखिए इनके बीच में जो अंतर है, अंतर ये है कि जो उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण जो होता है जब कोई भी मुकदमा पे सुनवाई चल रही होती है तो सुनवाई के दौरान भी, अभी ये मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहले समझिए कि अंतर क्या है। उत्प्रेषण जो होती है कोई भी मुकदमा, ठीक है ना, जो मुकदमे पे अगर सुनवाई चल रही होती है तो उस सुनवाई के दौरान भी उत्प्रेषण को जारी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा,
या अगर सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, अगर सुनवाई चल रही है, ठीक है, अभी कंटिन्यू फेज में है और उसी समय कोई पीड़ित जाके सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीजें पीआई फाइल करती है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, उत्प्रेषण रिट जारी कर सकती है, ठीक है, पहला कंडीशन ये। या फिर अगर सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, सुनवाई पूरी हो चुकी है, सुनवाई पूरी हो चुकी है, इसके बाद भी उत्प्रेषण रिट को जारी किया जा सकता है, लेकिन जो प्रतिषेध है वो कब जारी की जाती है, सुनवाई के दौरान ही, ठीक है, सुनवाई के दौरान ही प्रतिषेध को क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। इसका मतलब आपको समझ में आया, नहीं आया, पहले एक बार पहले समझिए, मैं भी आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। हमने ये बताया कि जो उत्प्रेषण है, ठीक है, और जो प्रतिषेध है, इसके बीच में समानता यह है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर या फिर उनका जो अधिकार नहीं है उस पर अगर कार्य कर रहा होता है तो उसके खिलाफ उत्प्रेषण या प्रतिषेध जारी की जाती है। लेकिन अंतर यह है कि उत्प्रेषण जो होता है वो सुनवाई के दौरान या फिर सुनवाई पूरी हो जाने के बाद, दोनों कंडीशन में क्या होता है, आपका उत्प्रेषण जारी किया जा सकता है, लेकिन प्रतिषेध केवल सुनवाई के दौरान ही जारी की जाती है। अब इसको समझिएगा एग्जाम्पल के फॉर्म में। हमने आपको अभी बताया कि कोई भी केस जब कोर्ट में आ रहा है, उस पर पीआई अगर हुआ है, अगर पीआई फाइल की गई तो सबसे पहले उसमें क्या हुई, सुनवाई हुई है। तो सुनवाई के दौरान ही मान के चलिए नेक्स्ट हियरिंग आया, और इसी बीच क्या हुआ, जो पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है, जो पीड़ित व्यक्ति है, आपको पता चला कि भाई ये जो डिसीजन या फिर यहाँ पे जो सुनवाई चल रही है, वो बैठे जो जज है इनका इतना पावर नहीं है। अब इतना पावर नहीं है उसको भी मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। उस पीड़ित को लग गया और वो चले गए कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। तो भाई सुनवाई अभी चली रहा और ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो इस केस में भाई जज क्या करेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे कि जो कंप्लेन किया गया है पीड़ित के द्वारा क्या वो सही है या गलत। अगर सही है तो भाई क्या किया जाएगा, उत्प्रेषण जारी किया जाएगा, ठीक है। और मान के चलिए कि इन्होंने निर्णय दे दिया है, ठीक है, केस के ऊपर फाइनल निर्णय भी दे दिया कि आपको फांसी की सजा है या फिर पूरी जीवन आपको जेल में रहनी है। और इसके बाद अगर पीड़ित सुप्रीम कोर्ट जाता है, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि जो डिसीजन फाइनल डिसीजन दिया गया है, जिस जज के द्वारा दिया गया, ये इनका अधिकार क्षेत्र नहीं था, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट फिर से चेक करेंगे और बिल्कुल ये सही पाया जाएगा कि जो जज है यहाँ पे बैठा जज, जिन्होंने सुनवाई किया है और जिन्होंने निर्णय दिया है, उनका ये अधिकार क्षेत्र था ही नहीं। तो भाई जो आपको जो सजा दी गई है उस सजा को भी वहां पे रद्द किया जाएगा उत्प्रेषण जारी करके। अब इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझिएगा। जैसे कि मान के चलिए कोई सेकंड क्लास का कोई एक मजिस्ट्रेट है, ठीक है, कोई सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट है। देखिए सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट कहने का मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट जज है ये, ठीक है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट जज हो गया ये, ठीक। डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे बहुत सारे जज होते हैं, ठीक है, तो उसी को मैं बोल रहा हूँ सेकंड क्लास का जज। अब ये जो लोअर जो जज हैं, यानी कि इससे नीचे लेवल पे जो जज हैं, इनका इतना पावर नहीं होता है या अधिकार क्षेत्र इनका नहीं होता है कि वैसे केस जो थोड़े मतलब कि काफ़ी सेंसिटिव है या फिर वैसे केस जिसमें मृत्यु दंड की सज़ा है, फांसी की सज़ा देनी होती, वो सारे केस की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट जज करती है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि ये मुकदमा की सुनवाई कौन कर रहा है, वह ऐसे केस हैं जो मृत्यु दंड से रिलेटेड जिसमें सजा है या फिर फांसी देने से रिलेटेड सजा, उसकी कौन सुनवाई कर रहा है, ये सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट है। अब इस केस में क्या हुआ, सुनवाई चल ही रहा था, अभी मैंने आपको जो बताया सुनवाई चल ही रहा था और वो पीड़ित कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट। तो सुनवाई के दौरान उत्प्रेषण जारी किया जा सकता है। मान के चलिए कि इसने आपको फांसी की सजा भी दे दी, मतलब कि सुनाई दे दी है कि इस स्थिति में आपको फांसी की सजा दी जाएगी। अब उससे पहले आपने क्या किया, वो पीड़ित सुप्रीम कोर्ट आ गए। देखिए निर्णय आपको दी गया, तो निर्णय के बाद भी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अब उस निर्णय को चेक करेंगे कि भाई जो जज है वाकई वो अधिकार क्षेत्र में थे, तो उन्होंने देखा ये तो सेकंड क्लास का जज है जिसका अधिकार क्षेत्र था ही नहीं, ये तो डिस्ट्रिक्ट जज का कार्य है इन सारे मुकदमों को देखना। तो उसी समय क्या किया जाएगा, उत्प्रेषण रिट जारी किया जाएगा। तो समझ में आया, सुनवाई के दौरान भी जारी की जा सकती है और सुनवाई पूरी हो जाने के बाद भी आपकी उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। तो यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ये आपका सुनवाई कंप्लीट हो जाने के बाद प्रतिषेध जारी नहीं की जाएगी, क्लियर है, लेकिन उत्प्रेषण सुनवाई के दौरान और सुनवाई होने के बाद भी जारी की जाएगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इन्होंने तो निर्णय दे दिया है, जैसे कि जो लोअर ग्रेड के जो जज है या सेकंड क्लास के जो जज है उन्होंने फांसी की सजा दे दी है। अब इस केस में जो पीड़ित है सुप्रीम कोर्ट गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रिट जारी किया, उत्प्रेषण रिट। तो जो फांसी का सजा है वो फांसी का सजा भी क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। अब क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी भाई, आदेश देगी, ठीक है। वो देखिए दो कार्य करती है, देखिए दो कार्य क्या क्या करेगी। सबसे पहला कार्य समझिए ध्यान पूर्वक,
दो कार्य क्या करेगी, यानी दो कार्य का मतलब कि फांसी का सजा देने के बाद आप कोई पीड़ित सुप्रीम कोर्ट चला गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जब सारी चीजों को देखा कि भाई ये जो फांसी की सजा जो दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है, वो उसके अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं, तो उत्प्रेषण रिट को जारी कर दिया गया, जिसके कारण दो काम होगी। पहला काम ये होगा कि जो भी आदेश उस जो लोअर ग्रेड के जज या कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ने दिया है वो आदेश को पहले क्या किया जाएगा, रद्द किया जाएगा। यानी कि आपको फांसी की सजा दी गई है तो उसको रद्द की जाएगी, आपको आजीवन काल के लिए जेल में भेज दिया गया तो उसको रद्द किया जाएगा, क्योंकि वो उसके अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं, इसीलिए। ठीक। दूसरा, आदेश रद्द होने के बाद अब दूसरा कार्य सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, दूसरा कार्य ये करेगी कि जो भी केस से रिलेटेड जो भी फाइल है, ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवाएगी और और वो देखेंगे कि इससे रिलेटेड उसके अधिकार क्षेत्र में, यानी ये जो केस है या जो भी मुकदमा है उसके लिए जो भी सुटेबल व्यक्ति या सुटेबल संस्था है उन तक क्या किया जाएगा, जो योग्य है उस केस को सुनने के लिए वहां तक उस फाइल को भेजा जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, देन वहां पे सारी चीजें फिर आपकी मुकदमा चलेगी। तो क्लियर हुआ भाई, ये बताइएगा पहले। तो अब यहाँ पे पहले आप ये बताइए कि उत्प्रेषण कब लागू किया जाएगा, ये समझ में आया कि जब कोई व्यक्ति या संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य करती है या फिर उसका अधिकार था नहीं फिर भी उसने कोई डिसीजन ले लिया है तो सुनवाई के दौरान भी जारी की जा सकती है और सुनवाई के बाद भी आपकी उत्प्रेषण जारी की जा सकती है। ठीक है। अच्छा, ये जो है किसके खिलाफ जारी किया जा सकता है, तो याद रखिएगा जो उत्प्रेषण है आपकी विधायिका, एक तो आपकी न्यायिक यानी कि न्यायपालिका भी बोल सकते हैं, ठीक है। उत्प्रेषण जो है आपकी न्यायिक और प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासनिक दोनों के खिलाफ जारी हो सकता है। आप समझ में आ रहा ना, प्रशासनिक भी आप विभाग में जैसे आपका डीएम आ चुका, ठीक है, ये एसपी आ गए, डीएसपी, ये सारे लोगों के खिलाफ रिट जारी किया जा सकता है। न्याय यानी कि न्यायपालिका में बैठे जो कोर्ट हो गए उनके खिलाफ आपका उत्प्रेषण रिट जारी किया जा सकता है। लेकिन किसके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता, विधायी यानी कि जो विधायिका है, यानी कानून बनाने वाली जितनी बॉडी और जितने भी प्राइवेट संस्थान है उनके खिलाफ उत्प्रेषण जारी नहीं की जाती है। क्लियर है भाई। चलिए आइए यहाँ पे अब आई जाइए एक बार नोट्स में, देखिए उत्प्रेषण के बारे में क्या लिखा गया है। उत्प्रेषण के बारे में लिखा गया कि उत्प्रेषण का जो शाब्दिक अर्थ होता है सूचित या प्रमाणित करना, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी भाई, आपको या तो सूचना देगी या फिर प्रमाणित करती है। सूचित करेगी कि भाई आपका ये अधिकार क्षेत्र नहीं था, या फिर वो प्रमाणित करती है कि ये आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं था, आपने कैसे निर्णय ले लिया। इसमें निचली अदालतों के निर्णय के यदि वह अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दिए गए हैं तो उसे रद्द किया जाएगा, है ना। यानी कि मान के चलिए कि आप निचली अदालत ने जिसका पावर था ही नहीं मृत्यु दंड से रिलेटेड कोई केस या मुकदमा पर की सुनवाई करना या डिसीजन देना, लेकिन उन्होंने डिसीजन ले लिया है या फिर सुनवाई कर लिया है, तो उनके आदेश को रद्द किया जाएगा और उसकी फाइल को उस योग्य संस्था तक भेजी जाएगी जो उसके योग्य होंगे, ठीक है। तो तथा उस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा लेगा या उचित न्यायिक संस्था के पास भेज देगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उत्प्रेषण प्रशासनिक संस्थाओं के खिलाफ भी जारी हो सकता है, ठीक है। प्रशासनिक विभाग में जो भी बैठे व्यक्ति हैं या संस्था है उनके खिलाफ भी जारी हो सकता है, या विधायिक और जो निजी संस्थान यानी प्राइवेट संस्थान जो है वहां पे उसके खिलाफ जारी नहीं होगी। उत्प्रेषण न्यायिक और प्रशासनिक दोनों के खिलाफ जारी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समानता मैंने बताया है, उत्प्रेषण और प्रतिषेध में समानता क्या है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों जारी तब होती है जब वह उसके अधिकार क्षेत्र में ना हो या उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा हो कोई व्यक्ति या संस्था, तो उसके खिलाफ जारी होती है। लेकिन एक बात याद रखना है, प्रतिषेध वो व्यक्ति संस्था कैसी होनी चाहिए, उसकी प्रकृति न्यायिक प्रकृति होनी चाहिए, अर्ध न्यायिक या सिंपल बोला जाए न्यायपालिका से वो व्यक्ति या संस्था जुड़ा होना चाहिए। अब अंतर ये था कि यहाँ पे सुनवाई के दौरान और सुनवाई के बाद भी उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है ना। उत्प्रेषण मुकदमे की सुनवाई के दौरान या मुकदमे की सुनवाई के बाद भी दोनों शर्तों में जारी हो सकता है, लेकिन प्रतिषेध जो है मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही जारी होगा। मान लीजिए जैसे कि आपका हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट में हाई कोर्ट एक लोअर कोर्ट हो गया, ठीक है, और आपका ये हाई कोर्ट हो गया। तो कोई भी सुनवाई चल रही थी लोअर कोर्ट में, अभी आपकी सुनवाई चल ही रही थी, और सुनवाई किस लिए चल रही थी कि उसके अधिकार क्षेत्र से संबंधित कोई यहाँ पे आपका कोई भी डिसीजन लिया गया लोअर कोर्ट में, तो आपने सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट गए तो उनके द्वारा क्या किया जाएगा भाई, रिट जारी किया जाएगा। क्योंकि अभी सुनवाई चल रहा, तो कौन सा रिट जारी किया जाएगा, प्रतिषेध रिट जारी किया जाएगा। क्लियर है। और ये न्यायिक प्रकृति की है, लोअर कोर्ट की बात है। लेकिन अब यहाँ पे ऐसी प्रशासनिक विभाग आ जाएगी और अभी सुनवाई चल ही रही होगी, तो वहां पे कौन सा रिट जारी होगा, उत्प्रेषण। समझ में आया डिफरेंस, समझ में आ रहा ना उत्प्रेषण और प्रतिषेध के बीच में। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ शब्दों में लिखा गया है भाई
कि उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों जारी तब होता है जब कोई भी कार्य अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर व्यक्ति या संस्था कर रही होती है तो। लेकिन यहाँ पे आपको मैंने बताया कि जो प्रतिषेध है वो न्यायिक प्रकृति की होनी चाहिए, और ये आपका उत्प्रेषण जो है न्यायिक के साथ साथ प्रशासनिक दोनों के खिलाफ जारी हो सकती है। ठीक है, चलिए अब अगला जो है आपका अधिकार परीक्षा जो रिट है, अंतिम रिट, इसको पहले खत्म करिए। क्यों वारंटो, अब ये एक समझिए ये क्या है क्या नहीं है। पहले इसको आप एक बार मैं देख लूँ नोट्स में क्या लिखा हुआ, देखिए चलिए पहले इसको समझिए इस प्रकार से। देखिए क्या है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से ऐसे समझिए कि आप यहाँ पे कोई डीएसपी रैंक का कोई व्यक्ति है, ठीक है, और आप दरोगा हैं भाई, ठीक है, और आपकी पोस्टिंग जो है वो नक्सली एरिया में हो रखी हुई है। ठीक है, अब हुआ क्या भाई, नक्सलाइड एरिया है, वहाँ पे कोई भी आतंकवादी या नक्सलाइट ले क्या किया है, फायरिंग वगैरह किया है या कोई भी चीज़ें घटना घटित हुई है, तो आपको वहाँ से ऊपर से ऑर्डर आया दरोगा साहब को कि जाइए उस क्षेत्र में और जो भी नक्सलाइट या नक्सली है उनको पकड़ के लाइए, या जो भी वहाँ पे आपको डिसीजन लेना वो आ जाकर के लीजिए। तो अब यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो सिंपल सी बात है भाई, अब नक्सली है क्या करेंगे भाई, गोली चलाएंगे, बम मारेंगे, या आपकी जान की यहाँ पे खतरा है। आपको जान बचाने की स्वतंत्रता आपकी मूल अधिकार देती है आर्टिकल 21, ठीक है ना, देती है कि नहीं भाई, ये बताइएगा। आर्टिकल 21 क्या देता है आपको, जान बचाने की स्वतंत्रता, यानी कि आपको अपनी जान बचाने की क्या है भाई, स्वतंत्रता है आर्टिकल 21 के तहत। सॉरी ये मैं दूसरे जगह चला गया भाई, मुझे बताना था रिट, है ना, चलिए कोई नहीं भाई, मैं सोचूं कोई बात नहीं। चलिए जी, अधिकार, अच्छा मैं भी रिट में था, मैं अभी आ गया था आर्टिकल 33 में। चलिए अभी अंतिम जो रिट है वो 5वां रिट क्या है आपका, अधिकार परीक्षा। ठीक है, चलिए माफ करिएगा, अधिकार परीक्षा, ठीक है, यानी कि क्यों वारंटो इंग्लिश में बोलते हैं। अधिकार परीक्षा ये रिट कब जारी होती है, किसके खिलाफ जारी होती है, किसके खिलाफ जारी नहीं होती है, अब ऐसा समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए आप डीएसपी बन गए, ठीक है, आप डीएसपी बन तो गए हैं लेकिन आपको कोई चीज़ आपको पता नहीं है, ठीक है ना, आपको कुछ आता जाता है नहीं, तो अब आप जो पद में बैठे हुए हैं, यानी कि सिंपल सी बात है, इस अधिकार परीक्षा कब जारी की जाती है कि सार्वजनिक पद पर, ठीक है ना, समझिएगा ध्यानपूर्वक से सुनिएगा, कि सार्वजनिक पद पर बैठा जो व्यक्ति है उसकी योग्यता जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अधिकार परीक्षा जारी करती है। ये रिट समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। ठीक है, क्या हुआ, मान लीजिए आप डीएसपी बन गए भाई, ठीक है, जेपीएससी की एग्जामिनेशन से, और ऐसा है कि आपने मतलब माल प्रैक्टिस यानी चीटिंग करके बैठे हैं आप, एग्जाम में पास हुए, ठीक है, तो आप बन चुके हैं, आप किस हैसियत में आप डीएसपी बन गए, आपको कोई ना तो जानकारी है ना कुछ आता है ना जाता है। अब इस केस में हुआ क्या कि इस डीएसपी ने किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसा मतलब कि डिसीजन लिया या फिर उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, तो वो व्यक्ति पीड़ित हो सकता है या फिर नहीं भी पीड़ित है, या कोई भी ऐसा नॉर्मल व्यक्ति जिसको पता है कि ये जो डीएसपी बना है गलत तरीके से बना है, नॉर्मल व्यक्ति भी जो है इस डीएसपी के खिलाफ क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर सकता है कि भाई ये जो इन्होंने क्या किया, हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन किया, कुछ भी ऐसा इंसिडेंट इनके साथ किया है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, इसके खिलाफ अधिकार परीक्षा रिट जारी कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अब देखेगी भाई कि आप जिस पद पर हैं, ठीक है, आपकी योग्यता चेक करेंगे कि आप किस प्रकार या यहाँ तक कैसे आए हैं। अगर आप सही तरीके से आए हैं तब तो ठीक है, और अगर जांच में पकड़ा गए आप कि गलत तरीके से आए हैं तो आपके लिए सस्पेंशन या फिर टर्मिनेशन लेटर भी जारी किया जा सकता है। तो समझ में आया। तो सिंपल शब्दों में अधिकार परीक्षा के बारे अगर बोला जाए तो ये आपकी सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, आपकी योग्यता की जांच करती है। यानी कि अधिकार परीक्षा का जो उद्देश्य है, जो भी सरकारी पद पे या फिर सार्वजनिक पद पर, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, सरकारी जॉब से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति है उसकी योग्यता को अगर जांच करनी है, कोई भी योग्यता से रिलेटेड ऐसी बातें आ जाए, ठीक है, तो उनकी सार्वजनिक पद बैठने की जो भी वैधता का जो योग्यता है उसकी जांच करना होता है अधिकार परीक्षा का मतलब। समझ में आ गया अब आपको, क्लियर है। अब एक बात याद रखिएगा, अधिकार परीक्षा जो है न्यायालय द्वारा किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की योग्यता की दावे का जांच करना ना, इसीलिए इसको याद रखिएगा पोस्टमार्टम भी कहते हैं। तो पूछा जाएगा किस रीट को पोस्टमार्टम कहते हैं, तो यही रीट है। क्योंकि पोस्टमार्टम मतलब क्या था, जब मृत्यु हो जाती है उसका पूरा पोस्टमार्टम बॉडी की जाती है, उसकी चेक किया जाता है किस कारण हुआ है। तो उसी प्रकार आपकी चयन तो हो गई है सार्वजनिक सरकारी पद में, लेकिन अब आपके खिलाफ किसी ने FIR कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट में जाके PIL कर रखा है, तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, आपके खिलाफ अधिकार परीक्षा जो रिट जारी करके आपकी जो जिस भी पद में चयन हुए आपकी योग्यता को जांच करेगी, इसलिए इसको कहा जाता है पोस्टमार्टम भी कहते हैं। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा कि सार्वजनिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति अगर मंत्री है, ठीक है, तो उसके खिलाफ ये रिट जारी नहीं किया जा सकता है, या कोई ऐसा सार्वजनिक पद जो अस्थायी प्रवृत्ति का मतलब कोई फिक्स नहीं है, टेम्पोररी है,
तो उसके खिलाफ भी ये जारी नहीं होता। तो किसके खिलाफ जारी होगा, याद हो गया, सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ। और किसके खिलाफ नहीं, मंत्री और अस्थायी प्रवृत्ति का कोई भी पद है तो। कब जारी किया जाएगा, जब कोई व्यक्ति ऐसा देखा जाए या फिर पाया जाए कि वो गलत तरीके से वो पद पर बैठा है, सार्वजनिक पद पर। अब एक बात याद रखिएगा कि इसका जो कंप्लेन आप सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, अभी तक आपने 1 से लेकर के 4 तक जितना भी रिट आपने पढ़ा, ठीक है, इसके लिए जो है कौन जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट। जो व्यक्ति पीड़ित है, जिसका मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ, लेकिन जो 5वां रिट है, इससे जो पीड़ित व्यक्ति है वो भी जा सकता है, या फिर नॉर्मल आम व्यक्ति भी इसके खिलाफ क्या जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो ये सवाल आपसे पूछेगा 1 से 4 तक की जो रिट मैंने आपको बताया, ठीक है, 1 से 4 तक की जो रिट है, कौन व्यक्ति मांग करेगा कि इसके खिलाफ रिट जारी की जाए, जो पीड़ित व्यक्ति है वही मांग करेगा, मतलब कि जिसका मूल अधिकार उल्लंघन हुआ होगा, ठीक है ना। अगर मेरा मूल अधिकार उल्लंघन हुआ है तो हम 1 से 4 से जो भी रिट है उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन 5वां जो रिट है, आप अगर पीड़ित नहीं भी है, लेकिन मुझे पता है कि उस व्यक्ति का जो चयन हुआ है एज ए डीएसपी या एज ए डीएम या फिर जो भी पद पे चयन हुआ सार्वजनिक पद पे, वो गलत तरीके से हुआ है, तो कोई भी वो पीड़ित हो चाहे ना हो, ठीक है, 5वां जो अधिकार परीक्षा जो आपने अभी पढ़ा है, ये पीड़ित व्यक्ति भी मांग कर सकती है या कोई भी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति भी मांग इसकी कर सकती है। ठीक है, समझ में आ गया ये अधिकार परीक्षा भी, यहाँ तक चीजें क्लियर है, बताइएगा भाई। तो आपका ये अधिकार परीक्षा कब जारी किया जाता है कि सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति के खिलाफ ये जारी किया जाता है, और किस लिए, उसकी योग्यता जांच करने के लिए। चलिए यहाँ तक क्लियर है। देखिए वो यहाँ पे लिखा भी गया, रिट 1 से 4 जो है पीड़ित व्यक्ति की मांग पर ही जारी होगी, मतलब जिसके मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है वही जाएगा सुप्रीम कोर्ट, तब जारी होगी रिट 1 से 4 तक। यानी कि 1 से 4 मतलब क्या, पहला रिट क्या था, बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो जिसको बंदी बनाया गया था वही पीड़ित व्यक्ति जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, तब उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी की जाएगी। परमादेश, जिसने कार्य नहीं, मतलब कि आप छात्र थे, तो छात्र, उस छात्र के अभिभावक ही चाहेंगे भाई कि ये सार्वजनिक पद पर, मतलब वो शिक्षक का मैंने एग्जांपल दिया था ना। तीसरा था भाई परमादेश के बाद क्या था, प्रतिषेध, यानी कि आपके साथ ऐसा कोई कार्य हुआ है कि वो जो भी व्यक्ति थे, न्यायिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कार्य किया है, तो उसके खिलाफ वही पीड़ित व्यक्ति जाएगा सुप्रीम कोर्ट और उसके खिलाफ प्रतिषेध जारी होगा। और चौथा था आपका सट्योरी, यानी कि उत्प्रेषण, वो पीड़ित व्यक्ति जिसके खिलाफ अधिकार क्षेत्र से बाहर जा करके कार्य किया है, सुनवाई के दौरान या सुनवाई के बाद वो जा सकता है, तो उसके खिलाफ उत्प्रेषण रिट जारी होगा। लेकिन अधिकार परीक्षा क्या है भाई, कोई पीड़ित व्यक्ति भी जा सकता है या अन्य व्यक्ति भी जा सकता है। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखी गई है। अब यहाँ पे एक चीज को समझना है कि रिट के संबंध में कौन सबसे अधिक पावरफुल होता है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। ठीक है, इसको समझिएगा, एक एक करके इसको मैं समझाता हूँ। देखिए दोनों में, देखिए अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पहले इस टॉपिक को समझिए। जो रिट है, अब इस रिट को जारी कौन कौन कर सकता है, एक तो सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकती है और एक आपका हाई कोर्ट भी जारी कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ मैं पहले लिख दे रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट और एक मैं लिख दिया हूँ इधर हाई कोर्ट। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे दोनों के बीच के अंतर को समझा रहा हूँ कि दोनों रिट जारी करेगी, लेकिन दोनों के द्वारा जो रिट जारी किया जा रहा है उसमें क्या अंतर है, दोनों कोर्ट में कौन सबसे अधिक पावरफुल है रिट जारी करने में, वो आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है, जो रिट जारी की जाती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिट कब जारी करती है भाई, किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 32 के तहत। क्यों जारी करती है, कि किसी भी व्यक्ति का अगर मूल अधिकार का उल्लंघन अगर हुआ है तो। ठीक है ना, ठीक, यही बात आपने पढ़ा। लेकिन जो हाई कोर्ट है आपका, ठीक है ना, जो हाई कोर्ट है आपकी, हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226, ठीक है, आर्टिकल 226 के तहत अगर आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, इसके अलावे अन्य मामलों में भी, ठीक है, अन्य मामलों में भी क्या करती है हाई कोर्ट, आपके लिए रिट जारी कर सकती है। इसका मतलब सिंपल सा शब्दों में आप यहाँ पे बताइएगा सबसे अधिक पावरफुल कौन हुआ, सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल मूल अधिकार का अगर उल्लंघन हुआ है तो ही रिट जारी करेगी। लेकिन जो आपका हाई कोर्ट है वो मूल अधिकार का अगर उल्लंघन हुआ तो भी आपके लिए रिट जारी कर सकती है। ठीक है, या अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकती है। यानी कि सबसे अधिक पावरफुल कौन हो गया, आपका हाई कोर्ट हो गया। यानी कि रिट के मामले में दोनों में कौन सबसे अधिक पावरफुल होता है, तो हाई कोर्ट होता है। ठीक है, अब समझिए दोनों रिट जारी कर रही है, दोनों के रिट जारी करने में क्या अंतर है। देखिए मान लीजिए मूल अधिकार की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट, देखिए मूल अधिकार का अगर उल्लंघन हुआ है, ठीक है, तो आप इसके लिए जो है कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं या फिर आप हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं। ठीक है, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं।
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार के खिलाफ और अगर उल्लंघन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करने की पावर है। और अगर मूल अधिकार, अगर आप हाई कोर्ट कब जा सकते हैं, क्योंकि आप इसलिए जा सकते हैं क्योंकि आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ या अन्य मामलों में भी अगर आपकी कोई बातें हैं या मसला है तो उसके खिलाफ भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकती है। ठीक है, तो मूल अधिकार की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकती है और हाई कोर्ट में भी हो सकती है। तो दोनों की सुनवाई में अंतर क्या है, अब इसको समझिएगा। ठीक है, अगर आपका मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है और अगर आप हाई कोर्ट चले जाते हैं, ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है और आप हाई कोर्ट चले जाते हैं तो हाई कोर्ट अपने मूल अधिकार की अपील, तो हाई कोर्ट जो है आपके जो मूल अधिकार का जो उल्लंघन हुआ है उसके अपील को चाहे तो वो सुन सकती है, ठीक है, चाहे तो नहीं भी सुन सकती है। अब ऐसा क्यों, इसको भी समझिएगा। चाहे नहीं भी सुन सकती है, ठीक है, चाहे नहीं भी सुन सकती है, सब नोट्स में लिखा हुआ। ठीक है, हमने ये कहा कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है, ठीक है, तो आप अपना जो भी याचिका है या आपने अपने जो आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है और उसके लिए आप अगर हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट जो है आपके मूल अधिकार की अपील को सुन भी सकता है और चाहे तो नहीं भी सुन सकता है। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है और अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो ये बाध्य है, ठीक है, ये क्या है भाई, बाध्य है कि आपके अपील को ये एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अपील को सुनने से इनकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनकार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इनकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि हाई कोर्ट को जो पावर मिला है आर्टिकल 32 के तहत कि मूल अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो आपके प्रावधान है, आपके पास शक्ति है रिट जारी करने की। और आप क्या है भाई, अगर सुन ही नहीं रहे हैं लोगों के मूल अधिकार के उल्लंघन की बात, तो भाई आर्टिकल 32 तो एक फंडामेंटल राइट से एक मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना। तो इसका मतलब यह है क्या कि सुप्रीम कोर्ट ही आपके मूल अधिकार का उल्लंघन कर दिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है, आपकी बात को सुनेगा ही सुनेगा। और हाई कोर्ट के पास बाध्यता नहीं है, वो चाहे तो सुन भी सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, आप हाई कोर्ट में भी अपील करेंगे तो आपकी चीजें सुनी जाती है, लेकिन मैं यहाँ आपको प्रैक्टिकली तो सुनी जाती है ना भाई, लेकिन यहाँ बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं है, वो सुन लेती है ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बाध्य है, आप उसको कर नहीं सकते। अगर वो काम मान ली कोई भी कारण, बहुत व्यस्तता है या फिर कुछ भी इशू है वहां पे, वो बोलेंगे अभी एक्सेप्टेंस नहीं लेंगे, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि भाई हमारे मूल अधिकार, क्योंकि हाईकोर्ट को जो रिट जारी करने का जो पावर है वो 226 के तहत है, ये आपका कोई मूल अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करने का शक्ति है, जो आपका ये फंडामेंटल राइट है, इसलिए इसको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। समझ में आया? और इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है मूल अधिकार का, सुप्रीम कोर्ट को इसलिए कहा जाता है मूल अधिकार का गारंटर यानी कि प्रतिभूति, ठीक है, या इसको कहा जाता है संरक्षक, अधिरक्षक भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि कहा जाता है मूल अधिकार का प्रतिभूति यानी कि गारंटर, संरक्षक यानी कि डिफेंडर, और ये हो गया आपका एक अधिरक्षक यानी कि प्रोटेक्टर। सुप्रीम कोर्ट को इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्टिकल 32 आपका एक मूल अधिकार है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है, आपकी बातें सुनेगी ही सुनेगी। समझ में आया अंतर कि नहीं आया? अब आ जाइए यहाँ पे नोट्स में, अब आपको अच्छे से फिर से मैं यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, रिट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंतर। समझ में तो आ ही गया होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत केवल मूल अधिकार की रक्षा के लिए क्या करती है, रिट जारी कर सकती है। बिल्कुल सही बात है भाई, सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करती है आर्टिकल 32 के तहत, कब? जब आपके मूल अधिकार की भाई उल्लंघन होगी। उसी प्रकार जो आपकी हाई कोर्ट है आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है ना, हाई कोर्ट जो है आपकी 226 के तहत अगर आपके मूल अधिकार का या फिर अन्य मामलों का अगर उल्लंघन हुआ है तो उसके लिए भी रिट जारी कर सकती है। इस प्रकार दोनों में मजबूत पावरफुल कौन हुआ? रिट जारी करने की शक्ति में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट अधिक पावरफुल होता है। चलिए आगे बढ़े अब हम लोग। यदि मूल अधिकार संबंधित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है, ठीक है, आपने अपील किया है कि आपके मूल अधिकार से संबंधित कोई बातों का या फिर मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, तो उसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या होते हैं? बाध्य होते हैं। क्यों बाध्य होते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार का प्रतिभूति कर्ता यानी कि गारंटर, संरक्षक यानी कि डिफेंडर, अधिरक्षक यानी कि प्रोटेक्टर माना गया है। और उसका इनकार करना, अगर सुप्रीम कोर्ट इनकार कर दे ही है, अगर आपने मूल अधिकार से रिलेटेड आपने अपील की है, इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 जो आपका एक मूल अधिकार है
वो उसका आपका उल्लंघन कर रही है, यानी आपके मूल अधिकार का उल्लंघन सुप्रीम कोर्ट ही कर रही है, ऐसा माना जाएगा, इसलिए वो बाध्य है। लेकिन यहाँ पे कोई भी व्यक्ति मूल अधिकार के उल्लंघन से रिलेटेड कोई भी अपील कर रही है हाईकोर्ट में जाकर के, याचिका दाखिल कर रही है हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट में सुनवाई अगर चाहे तो वो कर सकती है हाईकोर्ट, या नहीं भी कर सकती है, यानी मना भी कर सकती है, क्योंकि आर्टिकल 226 स्वयं में मूल अधिकार नहीं होता। लेकिन ये भाई देखिए, ये नॉलेज के लिए बातें हैं, लेकिन हाईकोर्ट अभी आप जाएंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती, नहीं भी कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मैंडेटरी हो जाता है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा कंप्लीट क्या हो, रिट। अब अगला जो आर्टिकल है, देखिए आर्टिकल हमें फंडामेंटल राइट्स में 12 से 35 तक पढ़ना था, ठीक है। तो आर्टिकल 12 से लेके हम लोग 32 तक पूरा पढ़ लिए भाई फंडामेंटल राइट्स। अब आइए आर्टिकल 13 में हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 13 में क्या बातें बोला गया, ठीक है। आर्टिकल 13 को मैं वहाँ पे समझाने लग गया था, आइए मैं समझा देता हूँ आर्टिकल 13 को फटाफट। अब छोटा छोटा है, ज़्यादा डिटेल कोई है नहीं, मेन जितना चीज़ें डिटेल थी वो मैंने आपको करवा दी है भाई, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 33 की। चलिए भाई आर्टिकल, एक मिनट, आर्टिकल 33, ठीक है। तो आर्टिकल 33 क्या प्रावधान दिया गया है, इसमें क्या बातें लिखी गई, उसको अब हम लोग समझते हैं। आर्टिकल 30 में क्या प्रावधान है, इसको एक एग्जाम्पल से पहले समझिएगा। जैसे कि मैं जो आपको एग्जाम्पल वहाँ दे रहा था वही सेम एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ अभी। जैसे कि कोई डीएसपी रैंक का यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है और ये हो गया आपका दरोगा, ठीक। इनका जो पोस्टिंग है नक्सली एरिया में पोस्टिंग है, और वहाँ पे कोई नक्सली हमला हो चुका है, तो यहाँ से फाइनल ऊपर से ऑर्डर आ रहा है दरोगा जी को जाने के लिए नक्सलाइट एरिया में, और उनको पकड़ के रहना है यहाँ पे, वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं एक्शन लेने के लिए। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर ये दरोगा यहाँ जाएगा तो भाई इनकी जान पे बात है, जान जा भी सकती है, मृत्यु हो भी सकती है, क्योंकि नक्सलाइट एरिया है, इनके पास हथियार है, बम बारूद सारी चीज़ें हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये जो दरोगा है ये बोलेगा कि भाई हमारा मूल अधिकार है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21A अपने जान की रक्षा करने की। अगर हम यहाँ जाएंगे तो भाई हमारा जान जा सकता है, और ये हमारा मूल अधिकार है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। ये बात बोल सकता है कि नहीं भाई, बिल्कुल बोल सकता है। तो बताइए फिर यहाँ जाएगा कौन, आम आदमी या आम नागरिक, बताइएगा भाई, है ना। इसीलिए आर्टिकल 33 में क्या पावर है, सॉरी क्या प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 33 कहता है संसद जो है, ठीक है, संसद जो है चाहे तो, संसद जो है चाहे तो मूल अधिकार को, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मूल अधिकार को, पूरी लाइन में लिखूंगा। आर्टिकल 33 में प्रावधान है संसद चाहे तो मूल अधिकार को सेना, सेना का मतलब समझ लीजिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सभी, और सारे राज्य के पुलिस भी, ठीक है, सारे राज्य के पुलिस। आप बोलेंगे सर जो पुलिस है वो तो स्टेट सूची में आती है ना, स्टेट लिस्ट में आती है, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, सुनिए पहले। आर्टिकल 33 में प्रावधान ये किया गया है कि संसद चाहे तो मूल अधिकार को सेना, राज्य पुलिस या आसूचना इकाई, आसूचना इकाई, आसूचना इकाई मतलब समझ में आता है, जितने भी जांच एजेंसियां हैं जैसे सीआईडी हो गई, सीबीआई हो गई, ठीक है, उन सारे लोग, उन सारों के लिए, किन के लिए, सेना के लिए, राज्य पुलिस के लिए और आसूचना इकाई के लिए, क्या मूल अधिकार को, ठीक है ना, मूल अधिकार को क्या कर सकता है, आसूचना इकाई पर लागू होने से, ठीक है, लागू होने से रोक सकता है, यानी इस पर मूल अधिकार इनके लिए लागू नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ लागू रहेगा तो भाई ये जो सेना है ये क्या, या फिर ये जो पुलिस विभाग के जो दरोगा है, क्या ये जाएंगे नक्सलाइट एरिया में, नहीं। इसीलिए आर्टिकल 33 के प्रावधान के तहत इनको जाना होगा। इनके ये बात नहीं कह सकते कि आर्टिकल 21 के तहत अपने जान की रक्षा करने की स्वतंत्रता, ये हमारा मूल अधिकार है और यहाँ से हमें ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, तो हमारे मूल अधिकार को उल्लंघन है, ये बातें नहीं किया जा सकता है सेना, पुलिस या आसूचना इकाई के द्वारा। समझ में आया। तो संसद चाहे तो मूल अधिकार को सेना, राज्य पुलिस या आसूचना इकाई यानी कि जांच इकाई पर लागू होने से रोक सकता है, जिस कारण क्या हो सकती है, अनुशासन बना रहे, जिसके कारण अनुशासन बना रहे और वह अपने दायित्व का निर्वहन कर सके, ठीक है, या अपने कर्तव्य और अपने दायित्व का निर्वहन कर सके, ठीक है। अब समझ लीजिए पुलिस के बारे में जो आप बोल रहे होंगे या सोच भी रहे होंगे कि सर ये तो स्टेट सूची के तहत आता है ना, क्योंकि भाई पुलिस जो होता है, पुलिस से रिलेटेड एक बात आपको पता होना चाहिए कि जो भी कानून बनाने का अधिकार किसके पास होती है, राज्य पुलिस है तो राज्य सरकार के ऊपर ही होती है, ठीक है ना। लेकिन पुलिस
उससे रिलेटेड अगर कोई भी मूल अधिकार से रिलेटेड कोई बात हो या उससे रिलेटेड कोई भी कानून बनानी है तो वो कौन बनाती है, तो संसद ही बनाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। पुलिस के ऊपर कानून बनाने का अधिकार सामान्यतः किसके पास होती है, राज्य सरकार के पास होती है। जिस भी राज्य के पुलिस है, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, दिल्ली छोड़ दिया, राजस्थान पुलिस, तो उनके पुलिस के ऊपर जो भी कानून बनाना है, ठीक है, जैसे कि झारखंड राज्य में पेंशन लागू कर दिया गया, तो अब ये लागू करने का अधिकार किसके पास है, राज्य सरकार इसलिए कर दिया। लेकिन अब कोई भी स्टेट की पुलिस है और मूल अधिकार के संबंध में कोई भी कानून बनाना है तो वो कानून राज्य सरकार नहीं, संसद बनाएगी। इसीलिए यहाँ लिखा गया राज्य पुलिस भी है, क्योंकि यहाँ बात मूल अधिकार की हो रही है और इसके लिए लागू नहीं होगा, ताकि अनुशासन बना रहे और अपना दायित्व का निर्वहन कर सके। ठीक है, समझ में आ गया आर्टिकल 33। चलिए आइए देखिए आर्टिकल 33 में क्या लिखा गया। संसद को सशस्त्र बलों, पुलिस बलों या आसूचना इकाई और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में शामिल अन्य बलों की, जो भी बल हैं, बाकी अन्य जितने भी बल हैं, एनसीसी के हो जाएंगे, होमगार्ड हो जाएंगे, ये सारे क्या भाई, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितने अन्य बल है, उन सदस्यों को मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करती है। ठीक, अब आइए 34 में क्या है। 34 समझ लीजिए क्या है भाई। देखिए, सेना विधि यानी जिसको आप मार्शल लॉ भी कहते हैं, इसके दौरान भी संसद जो है मूल अधिकार निलंबित कर सकती है। चलिए मार्शल लॉ के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं, तब आपको ये आर्टिकल समझ में भी आएगी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मार्शल लॉ क्या होता है, ठीक है ना। चलिए आइए भाई, तो मार्शल लॉ के बारे में पहले समझिए। देखिए, मार्शल लॉ का अगर आप डेफिनेशन खोजिएगा, ठीक है, तो हमारे संविधान में कहीं भी इसको परिभाषित नहीं किया गया। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। मान लीजिए झारखंड में अभी पूरा दंगा हो रखा है, ठीक है, झारखंड में पूरी दंगा हो रखी है और जो झारखंड जो पुलिस है उनको रोक नहीं पा रही, ठीक है, उनको रोकने में वो क्या है, असमर्थ है। इसलिए उसको रोकने के लिए क्या गया है, सेना को जिम्मेदारी दे दी गई है। यानी जो दंगा फैला हुआ है, जो झारखंड पुलिस जो है उसको रोकने में असमर्थ है, और फाइनली जो अधिकार दे दिया गया है इस दंगे को रोकने के लिए, किसको दिया गया है, सेना को जिम्मेदारी दे दी गई है। ठीक है, और सेना को जब जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका मार्शल लॉ आपका लागू हो जाएगा। ठीक है, सेना मतलब समझ में आया ना, आर्मी हो गया, ठीक है, यानी आपका आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गए, ये सारे लोग सेना हो गए, सेना के तहत आते हैं। ठीक है, हमने आपको क्या बताया अभी भाई कि मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है, तो डेफिनेशन हमारे संविधान में नहीं है इसका। ठीक है, तो इसको समझिए क्या होता है कि किसी भी राज्य में, या मान के चलिए देश में ही, राज्य बोलिए या देश में बोलिए, क्या हो गई, बहुत भयानक दंगा फैल चुकी है और जिसको उस राज्य के या फिर भारत के जो बल हैं उसको रोकने में असमर्थ है, तब उस दंगे को रोकने के लिए ये जिम्मेवारी किसको दे दी जाती है, सेना को। सेना मतलब आर्मी, नेवी या एयरफोर्स को। तब जब यह पूरा का पूरा अधिकार यानी कि किसके हाथ में आ चुका है, अब सेना के हाथ में आ चुका है, यानी कि मार्शल लॉ लागू हो जाएगा। और जब मार्शल लॉ जब लागू हो जाती है तो उस क्षेत्र में, अगर राज्य में लागू हुई है या फिर पूरे भारत में अगर लागू हो चुकी है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, या फिर उस राज्य में मार्शल लॉ जब लागू हो रहा है उस राज्य में या कुछ हिस्से में हुई है लागू, 2-3 राज्य में या फिर पूरे भारत में, तो जो जुडिशरी है उस राज्य की या उस राज्य के जो सीएम है, या पूरे भारत में लागू हो गई है तो पूरे राज्य का, भारत का प्रधानमंत्री, या उस राज्य में लागू है तो राज्य का डीएम, एसपी, सब का पावर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी सब के पावर को क्या कर लिया जाता है, सीज कर दिया जाता है, और उस क्षेत्र में केवल और केवल पावर किसका चलेगा, सेना का चलेगा। अगर राज्य में मार्शल लॉ हुआ था है, उस राज्य में पूरा पावर किसका चलेगा, सेना का, और पूरे भारत में मार्शल लॉ लागू हो गया है तो उस पूरे भारत में किसका पावर चलेगा, तो सेना का। ठीक है, कोई जुडिशियरी नहीं होगा, कोई कार्यपालिका नहीं होगी, कोई विधायिका नहीं होगी। जुडिशियरी कौन होगा, सेना ही होगा, कार्यपालिका कौन होगा, सेना ही होगा, और विधायिका भी सेना ही होगा। ठीक है, सेना ही खुद में कोर्ट होगी, सेना ही डीएम होगी, ठीक है, सेना ही एसपी होगी। सेना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तार करके वो अपने ही कोर्ट में, यानी सेना का ही जो कोर्ट है उसमें ही उसकी मुकदमा चलेगी और वहीं पर उसको दंड भी दिया जा सकता है, फांसी की सजा दे दे, चाहे जो भी दंड दिया जा सके। ठीक है, अगर मार्शल लॉ लागू होता है तो। लेकिन भारत में अभी तक मार्शल लॉ लागू नहीं हुआ है। जब कानून व्यवस्था उस क्षेत्र में पुलिस से नहीं संभल रही होती है तो मार्शल लॉ को लागू किया जाता है। मार्शल लॉ लागू कौन करता है, तो राष्ट्रपति लागू करते हैं। समझ में आ गया बात। यही बात आर्टिकल 34 में लिखी गई है। अब समझ में अब आपको आएगा। देखिए, सेना विधि यानी कि मार्शल लॉ के दौरान भी संसद
मूल अधिकार निलंबित कर सकती है। मतलब मार्शल लॉ अगर आपके राज्य में या फिर पूरे भारत में लागू हो गए तो वहां के जो नागरिक हैं उनके सारे के सारे मूल अधिकार, ऑल फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स आपके समाप्त कर दिए जाते हैं। अब आर्टिकल 35 में क्या बोला गया है, सिंपल है, जो मूल अधिकार को लागू करने के लिए कोई भी कानून बनाना है तो कानून सिर्फ और सिर्फ संसद बनाएगी। अब इसको ऐसे समझिएगा एग्जाम्पल के तहत, ये क्या बोला गया इसमें, इसको भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत समझा देता हूँ। जैसे कि देखिए आर्टिकल 35 में क्या बोला गया है, इसको समझिएगा। आर्टिकल 35 ये बोल रहा है कि मूल अधिकार से संबंधित, मान लीजिए जैसे कि आपको मूल अधिकार है, आपको दिया गया, ठीक है, आपको मूल अधिकार है ना भाई शिक्षा प्राप्त करने का, एक आपको आर्टिकल यहाँ पर लिख रहा हूँ, आर्टिकल 21A के तहत आपको एक मूल अधिकार दिया गया है। क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये आपका मूल अधिकार है। तो ये तो भाई आपका मूल अधिकार है ना। ये आपको कब मिलेगा, जब इसका कानून बनेगा। तो इसके लिए क्या आया, एक कानून आया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया। याद करिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम मैंने पढ़ाया 2009 में, और 2010 में इसको लागू किया गया 1 अप्रैल को। तो वही बात यहाँ पे बोला गया आर्टिकल 35 में। आर्टिकल 35 में ये प्रावधान है कि अगर मूल अधिकार, ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर के कोई भी कानून बनाना है तो वो कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी, ठीक है। कोई राज्य की सरकार का कोई भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं होती है। यानी आपका कोई भी राइट्स है भाई, तो वो राइट्स आपको मिलेगी कब, जब कानून बनाया जाएगा। वो कानून बनाएगा कौन, तो संसद बनाएगी। ये आर्टिकल 35 में प्रावधान है, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आ गया होगा आपको। मूल अधिकार को लागू करने के लिए कोई कानून बनाना हो तो कानून सिर्फ और सिर्फ संसद बनाएगी। जैसे कि आपको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का मूल अधिकार है आर्टिकल 21A के तहत। तो ये कब मिलेगी भाई, जब कानून बनाया जाएगा ना। शिक्षा अधिनियम शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया 2009 में और उसको 2010 में लागू किया गया, ठीक है। तो आर्टिकल 33, 34, 35 समाप्त। अब आइए पढ़ लेते हैं आपातकाल, यानी कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस दौरान क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या घटनाएं घटती है, इसको समझिएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके पहले इमरजेंसी से रिलेटेड सारी बातों को समझते हैं। पहले देखिए राष्ट्रीय आपातकाल जो है आपकी, एक मिनट, देखिए नेशनल इमरजेंसी जो है आपकी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 3 स्थितियों में लगती है। यह हमारे आर्टिकल 352 में प्रावधान है, ठीक है। तो कौन से 3 स्थितियों में, जब युद्ध हो जाए, ठीक है, भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया तो अगर ऐसी स्थिति है तो हो सकता है इमरजेंसी लग सकती है। दूसरा, बाह्य आक्रमण, बाहर से कोई आक्रमण कर दे हमारे देश के ऊपर। तीसरा, सशस्त्र विद्रोह, यानी देश के नागरिक हथियार लेकर के सरकार के खिलाफ ही, सत्ता के खिलाफ ही प्रदर्शन कर दे तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। यानी ये 3 कारण है सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। एक युद्ध हो जाए, युद्ध जैसे सिचुएशन बन गई हो। एक आपका बाह्य आक्रमण, किसी बाह्य ने बाहर से किसी ने आक्रमण कर दिया, किसी बाहर देश ने आक्रमण कर दिया। तीसरा हो गया आपका सशस्त्र विद्रोह, यानी देश के नागरिक हथियार लेकर सरकार के खिलाफ ही, यानी हमारे देश के जो नागरिक है वो मोदी जी के खिलाफ ही, सत्ता के खिलाफ ही क्या कर दे भाई, विद्रोह कर दे। तो इस कंडीशन में आपका नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। ये हमारे आर्टिकल 352 में प्रावधान है। अब समझिएगा आर्टिकल 352 अगर लगता है तो क्या क्या चीजें होती है। जैसे कि मान के चलिए कि आर्टिकल 352 लागू कर दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 352 अगर लागू हो जाती है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्टिकल 358 से। अब ये आर्टिकल 358 क्या है समझिएगा, यानी कि आर्टिकल 352 अगर लागू हो गई है, नेशनल इमरजेंसी लग गई है, तो आर्टिकल 358 भी लागू हो जाएगी। और आर्टिकल 358 का मतलब ये है कि आपका जो आर्टिकल 19 है वो आपका आर्टिकल 19 जो है वो आपका निलंबित, यानी कि वो आर्टिकल 19 आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर्टिकल 19। मतलब ऐसे है कि अगर आर्टिकल 352 लागू हो गई है तो एक्टिवेट हो जाएगा आपका आर्टिकल 358। और ये एक्टिवेट हो करके, मतलब जिस प्रकार से अगर कोरोना का अगर क्या बोलते हैं वायरस आपके बॉडी में आ गई है तो आपने वैक्सीन लिया था आर्टिकल 358 का, तो वो वैक्सीन क्या किया, आपके जो कोरोना के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनाने का कार्य करती है, यानी कि आर्टिकल 19 एक्टिवेट हो जाती है। यानी कि ये कि अगर नेशनल इमरजेंसी भारत में लग गई है तो आर्टिकल 358 एक्टिवेट हो जाएगी। और 358 क्या करता है, आपके आर्टिकल 19 को समाप्त कर देती है। अब आर्टिकल 19 क्या है आपको पता होना चाहिए। यानी आर्टिकल 19 जो आपका मूल अधिकार है वो स्वतः ही, ठीक है ना, स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, लागू होती है पूरे भारत में, तो अब वो ये घोषणा नहीं करेंगे कि जो नागरिक हैं उनके आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 जो मूल अधिकार है वो भी समाप्त है, वो ये घोषणा नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिक आपका समाप्त हो गया है इसके घोषणा करते ही है, ठीक है। साथ के साथ जैसे ही आर्टिकल 352 लागू होता है
तो इसके साथ साथ आर्टिकल 359 भी लागू हो जाता है। ये आर्टिकल 359 क्या कहता है? आर्टिकल 359 ये कहता है राष्ट्रपति को, आर्टिकल 359 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि अब आप अपनी इच्छा या सिचुएशन परिस्थिति के अनुसार जिस भी मूल अधिकार को, ठीक है, निलंबित करना चाहते हैं, आप उसकी क्या कर सकते हैं? घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, उसकी क्या कर सकते हैं? घोषणा कर सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति को लगे कि आर्टिकल 15 को समाप्त कर देना चाहिए अभी, तो उसकी वो घोषणा करेंगे। ये पावर राष्ट्रपति को कौन देता है? आर्टिकल 359। लेकिन इस केस में दो आर्टिकल, एक तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये आपका इमरजेंसी के दौरान कभी भी समाप्त नहीं होती है। ठीक है, और ये आपके संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा ये प्रावधान दिया गया था कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान आपका आर्टिकल 20 और 21 निलंबन नहीं किया जाएगा। हमने आपको क्या क्या बताया, देखिए नेशनल इमरजेंसी से जो आपका फंडामेंटल राइट का रिलेशन से जो क्वेश्चन पूछता है, नेशनल इमरजेंसी में जो राष्ट्रीय आपातकाल की जो प्रावधान है किस आर्टिकल में? 352 में। कब लगेगी? युद्ध जैसे सिचुएशन हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह, यानी देश के अंदर देश की जो सत्ता सरकार के खिलाफ ही देश की जनता उसके खिलाफ विद्रोह कर दे तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो नेशनल इमरजेंसी लग जाने पे क्या होगा? आर्टिकल 352 लग जाने पे दो आर्टिकल एक्टिवेट हो जाती है, एक आर्टिकल 358 और एक होती है आर्टिकल 359। 358 का एक्टिवेट होने का मतलब यह है कि स्वतः ही आपकी मूल अधिकार 19वां जो मूल अधिकार आर्टिकल 19 में है, यानी आर्टिकल 19 जो मूल अधिकार है आपकी स्वतः ही वो समाप्त हो जाती है। और साथ के साथ आर्टिकल 359 एक्टिवेट होकर के राष्ट्रपति को यह अधिकार देती है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार देती है कि वह किसी भी मूल अधिकार को, 14वां मूल अधिकार आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, उसके बाद 22, 23, कोई भी मूल अधिकार को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन राष्ट्रपति क्या कर सकती है? उसको समाप्त कर सकती है उसकी घोषणा करके। ठीक है, उसको घोषणा करेगी लेकिन राष्ट्रपति। लेकिन यहां मैंने क्या बताया था कि आर्टिकल 19 के लिए कोई घोषणा नहीं करेगी। आर्टिकल 350 लागू, यानी आर्टिकल 358 एक्टिवेट हो गए, वो इसको समाप्त कर देती है आर्टिकल 19 को। लेकिन इसके लागू होने से आर्टिकल 352 से आर्टिकल 359 ये तो एक्टिवेट होता है, ये अधिकार देता है राष्ट्रपति को कि कोई दूसरा मूल अधिकार राष्ट्रपति चाहे तो उसको समाप्त कर सकती है, निलंबित कर सकती है, केवल आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। 19 तो ऑटोमेटिक ही यहाँ पे डीएक्टिवेट, निलंबित हो जाती है। और ये आपका प्रावधान किया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकती है। और मार्शल लॉ में भाई ये आर्टिकल 20 और 21 भी निलंबित हो जाती है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये मैंने बताया था। आ जाइए नोट्स में। अब मूल अधिकार एवं राष्ट्रीय आपातकाल के बीच आपसे अगर पूछ ले भाई, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि मार्शल लॉ और आपातकाल में जो मूल अधिकार है, कौन सा मूल अधिकार आपका समाप्त होता है, कौन सा मूल अधिकार समाप्त नहीं हो सकता। बहुत अच्छे सवाल ये सब पूछे जा सकते हैं आपसे। देखिए क्या बताया गया है यहाँ पे कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल कौन, 3 सिचुएशन है ऐसी, यानी कि वो हमारे आर्टिकल 352, ठीक है, शायद 352 की जगह मैं 332 मैंने लिख दिया था। ठीक है, 352 में प्रावधान है ये हमारे राष्ट्रीय जो नेशनल इमरजेंसी है 352 में। ठीक है भाई, ठीक है ना। तो आर्टिकल 352 में ये प्रावधान है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। कब कब? युद्ध जैसे सिचुएशन, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाएगा? राष्ट्रपति लगाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार पर क्या असर पड़ेगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है या इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकती है। तो आर्टिकल 352 लागू होने पर आर्टिकल 358 एक्टिवेट हो जाएगी और ये आर्टिकल 19 को क्या करेगी? निलंबित कर देगी। इसके लिए राष्ट्रपति को अलग से कोई घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है कि आम नागरिक जो है उनकी आर्टिकल 19 मूल अधिकार जो है वो निलंबित की जाती है, इसकी घोषणा वो नहीं करेंगे। ठीक है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। 352 लागू होने से आर्टिकल 358 एक्टिवेट हो जाती है और आर्टिकल 352 जैसे लागू होगी वैसे आर्टिकल 359 लागू हो जाएगी और ये राष्ट्रपति को अधिकार देती है कि वह किसी या सभी मूल अधिकार को चाहे तो समाप्त कर सकती है, केवल 20 और 21 आर्टिकल को छोड़ करके। क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के दौरान ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को निलंबन नहीं किया जा सकता है और मार्शल लॉ में आर्टिकल 20 और 21 भी समाप्त हो सकता है, सारे मूल अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली आपका मूल अधिकार भाग 3 होता है समाप्त। यहाँ पे पूरे डिटेल में जाके हर एक चीज को, हर एक एग्जाम्पल के साथ, हर एक आर्टिकल के संशोधन और उसके सब क्लॉज को मैंने समझाया है। इसके बाद आपको कोई नीड है नहीं,
बाकी आप एक बार जाके प्रश्नों को उठाइए, बनाइए, उसके बाद आप देखिए कि सवाल आपको बन रहे हैं। किताबें, स्टैंडर्ड किताब पढ़िए, लक्ष्मीकांत किताब हो गया, दृष्टि की किताबें पढ़िए, देखिए समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तब आप बोलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।